हेलो स्टूडेंट्स, आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमारा ये चैप्टर चला था द्रव के तापीय गुण। इसमें एक टॉपिक है उष्मा संचरण के तरीके। आज हम इस तरीके को पढ़ने वाले हैं। वैसे तो क्लास 9th या 10th में अंदर आपने उष्मा संचरण के प्रकार पढ़े होंगे, किस तरीके से उष्मा का संचरण किया जाता है। देखो, मुख्यतः हमारे पास 3 तरह के पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और हमें पता है कि तीनों ही चीजें गर्म हो सकती है। हम बोलते हैं हवा गर्म होती है, बिल्कुल हो सकती है। हवा ठंडी भी होती है। कोई लिक्विड है, द्रव है, वो ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है। कोई ठोस है, जैसे एक लोहे की रॉड है, कॉपर की रॉड है, ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है। गर्म कब होगी? जब उसके अंदर ऊष्मा आएगी। जब गर्म कब होगी? जब उसके अंदर ऊष्मा आएगी। यानी कि ऊष्मा का संचरण ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही हो सकता है। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं कि ऊष्मा संचरण के तरीके, ये तरीके किस तरीके से ऊष्मा का संचरण किया जा सकता है। भाई ऐसा थोड़ी ना उष्मा ली डाल दी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। उष्मा संचरण के अपने अपने तरीके होते हैं। ठोस के लिए, द्रव के लिए और गैस के लिए हम एक एक तरीकों की बात करने वाले हैं। देखो, उष्मा संचरण के मुख्यतः 3 तरीके होते हैं। उष्मा संचरण के कितने तरीके होते हैं? मुख्यतः 3 तरीके होते हैं। उन तरीकों का नाम लिखता हूं मैं। पहले लिखता हूं चालन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कंडक्शन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहां पर कंडक्टर में ही होगा ही। ठीक है, ओके सर। बी, संवहन, कन्वेक्शन। ये कहां होगा अभी हम देखेंगे डिटेल में सारी चीजें। और तीसरा होगा हमारा विकिरण। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अपनी छोटी क्लासों में पढ़ रखा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहां पे हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो 3 तरीके के उष्मा संचरण के तरीके हैं, चालन, संवहन, विकिरण। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें चालन, फिर इसमें संवहन और विकिरण। सब ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन चालन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, तो वो समझना हमें काफी जरूरत है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चालन से। ठीक है, चालन में कैसे करना होगा आइए देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट लिखता हूं मैं चालन। सबसे पहला पॉइंट लिखता हूं मैं चालन। चालन मुख्यतः कहां होता है? सबसे पहले समझिए, चालन मुख्यतः कहां होता है? चालन मुख्यतः कहां होगा? चालन जो होगा वो मुख्यतः ठोस पदार्थ में होगा। और ठोस पदार्थ में भी अगर मैं बात करूं, ठोस पदार्थ में भी अगर मैं बात करूं तो ये चालन किस में होता है? धातुओं में देखा जाएगा। किस में देखा जाएगा? धातुओं में देखा जाएगा। देखो, चालन के अंदर क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि आप जब घरों में चाय बनाते हो, चाय बनाने का जो बर्तन होता है वो स्टील का होता है या एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, और आप उसको जब गर्म करते हो तो आपने ये देखा होगा कि जब ये जो चाय बनाने वाला बर्तन है, इसके ऊपर में एक हैंडल लगा होता है और नीचे यहां से गर्म हीट देते हो आप। ठीक है, यहां आपने एक हैंडल लगा दिया इस पे। अब जरा देखो, इसके अंदर चाय बन रही है, बन रही है, बन रही है। ठीक है, अब हीट तो मैंने यहां पे दी, उष्मा यहां पे दी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये हैंडल का ये भाग भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब इसको उष्मा देने से ये उष्मा का संचरण यहां से यहां हुआ, उष्मा का संचरण यहां से यहां हुआ। और जब चालक पदार्थों में उष्मा का संचरण यहां से यहां हुआ तो यहां वाला पार्ट भी क्या हुआ? जो पहले गर्म ठंडा था वो भी क्या हो गया? गर्म हो गया। क्या हो गया? गर्म हो गया। पहले ये ठंडा था, हमने उष्मा कहां दी? हमने उष्मा इस क्षेत्र को दी, लेकिन ये उष्मा का प्रवाह हुआ और उष्मा का प्रवाह होते 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 कहां पहुंच गया? यहां पे पहुंच गया। तो ये वाला भाग भी क्या हो गया? गर्म हो गया। क्लियर है? तो ये उष्मा का प्रवाह लगातार होता रहता है। तो देखो, चालन के अंदर मुख्यतः होता कैसा है कि चालन के अंदर क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट ये देखिए कि एक भाग गर्म होता है, दूसरा भाग ठंडा होता है। पहली बात, एक भाग गर्म और दूसरा भाग ठंडा। ठीक है, एक भाग गर्म और दूसरा भाग ठंडा। और जब जब क्या किया हमने? जब हमने इसको गर्म किया, समझिएगा, जब हमने इसको गर्म किया, जैसे ऐसा समझ लो कि यहां पर एक रॉड है। ठीक है, यहां पर मैं कह देता हूं
यहां पर मैं कह देता हूं कि मान लेता हूं ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है। अब ये रॉड का भाग मान लो ये गर्म है, ठीक है, ये गर्म है, ये वाला भाग गर्म है, ठीक है, ये वाला भाग हमने बोला गर्म है। थोड़ी देर बाद देखते हैं यहां पे जब उष्मा दी जाती है, लगातार लगातार उष्मा दी जाती है, लगातार उष्मा दी जाती है, तो क्या होता है ये उष्मा धीरे 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 क्या पहुंच जाती है, यहाँ पे पहुंच जाती है। और ये वाला भाग भी क्या होता है, जो ठंडा था वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो हुआ क्या, जैसे ही हमने इसको उष्मा दी, सुनना मेरी बात, जैसे ही हमने इसको उष्मा दी, यहाँ के जो अणु थे, यहाँ के जो अणु थे उन्होंने क्या ली, उष्मा ली। और हमें पता है कि किसी भी पदार्थ के अणु उष्मा लेके कंपन प्रारंभ कर देते हैं। क्या करते हैं, कंपन प्रारंभ करते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान का सीधा संबंध होता है गतिज ऊर्जा से। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं। तापमान का सीधा संबंध होता है गतिज ऊर्जा से। जैसे यहाँ का तापमान बढ़ता है, इनके अणुओं की क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब जब इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो ये अपने जो नेबर के मानी कि जो पड़ोसी होते हैं, उन पड़ोसी से क्या करते हैं, टकराते हैं, पड़ोसी से टकराते हैं और अपनी ऊर्जा का कुछ भाग इन पड़ोसियों को दे देते हैं। इन पड़ोसियों से टकराते हैं और अपनी ऊर्जा का कुछ भाग पड़ोसियों को दे देते हैं। अब ये वाले जो पड़ोसी है, ये अपनी ऊर्जा का कुछ भाग इनको दे देते हैं। फिर अगले पड़ोसी हैं, ये अपनी ऊर्जा का कुछ भाग इनको दे देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक प्रक्रम चल रहा है, लगातार क्या कर रहे हैं, अणु अपनी ऊर्जा को अपने पड़ोसी को देकर वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो यहां पे हुआ क्या, अगर ध्यान से देखो तो अणुओं को गतिज ऊर्जा मिल रही है और गतिज ऊर्जा से वो कंपन करते हैं। कंपन करने के दौरान अपनी ऊर्जा का कुछ भाग अपने पड़ोसी अणु या परमाणु को दे देते हैं और खुद की ऊर्जा कम करके वापस अपने जगह पे चले आते हैं। यानी कि इस प्रक्रम में हो क्या रहा है, इस प्रक्रम में जो अणु है वो अपनी जगह ही है। वैसे देखा जाए तो अणु क्या है, अपनी जगह पर ही आ जाता है, अपनी जगह पे रहता है, केवल जगह पर रहता है, केवल 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 अपनी केवल अपनी केवल अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। ये इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि जैसे ही मुझे ऊर्जा मिली, मेरा ये हाथ ऊर्जा मिली, ये कंपन करते 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 इसको ऊर्जा दे दी, ऊर्जा देके ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है। मतलब इसने अपनी ऊर्जा दी और खुद को वापस क्या आ गया, अपनी जगह पे। इसका मतलब इसके अंदर केवल ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, पदार्थ का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, केवल ऊर्जा। अणु अपनी जगह पर है, अणु अपनी जगह पे ही रहता है, केवल अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। यानी कि चालन वह प्रक्रम है जिसमें कोई भी अणु या परमाणु अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित करके अपनी जगह पे आ जाता है। यानी कि वो केवल अपनी जगह पे बना रहता है, केवल ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। किसमें, चालन में। किसमें, चालन में। इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, चालन में क्या हो रहा है, केवल ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, पदार्थ का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ आई बात, बिल्कुल समझ आई। ओके, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को, इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं कि इसके अंदर एक साम्य अवस्था होती है। ठीक है, इसके अंदर हम एक थर्मल इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था की जैसी बात करते हैं कि देखो क्या होता है यहां समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लेता हूं यहां पे क्या हो रहा है कि देखो ठीक है, देखो ये रॉड है। ठीक है, अब मान लो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ध्यान दीजिएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ठीक है, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब आपको क्या कह रहे हो, 100 डिग्री है और हम उष्मा परिवर्तन की दर की बात करने वाले हैं। ठीक है, और हम बोलेंगे कि हम अस्थायी अवस्था की बात करने वाले। किसकी बात करने वाले, अस्थायी अवस्था की। देखो क्या हो रहा है कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। हुआ, अब देखो यहां पे 3 पार्ट मान लेता हूं, ए बी और सी। समझिएगा बात को कि क्या हो रहा है। अभी पी और क्यू के बीच क्या है, तापमान का एक बहुत बड़ा अंतर है। तापमान का क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा अंतर है।
तो यहां से उष्मा का प्रवाह होगा, यहां से उष्मा का प्रवाह होगा। कहां से उष्मा का प्रवाह होगा? पी बिंदु से उष्मा बहनी चालू होगी और कहां तक पहुंचेगी? क्यू बिंदु तक। तो ऐसे अगर उष्मा का प्रवाह होगा तो क्या होगा कि जब ये यहां से यहां जाएगा तो इस बिंदु का तापमान बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और तापमान बढ़ने का मतलब क्या है? dq बट्टा dt, उष्मा का प्रवाह की दर, उष्मा के प्रवाह की दर, उष्मा के प्रवाह की दर। समझिएगा इसको भाई। तापमान क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ की उष्मा ज्यादा है, यहाँ की उष्मा कम है, और ताप का प्रवाह, उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है। ठीक है, तो हर बिंदु का तापमान, ए बिंदु का तापमान, बी बिंदु का तापमान, सी बिंदु का तापमान, इस बिंदु का तापमान अलग अलग होगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब अगर आप सोचिए कि लगातार उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो क्या होगा? एक स्थिति ये होगी कि धीरे धीरे हर बिंदु का तापमान क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा या नहीं बढ़ता रहेगा? मान लो अभी ये 90 डिग्री में है, अभी मान लो ये 60 डिग्री में है। ठीक है, 60 डिग्री में है, ये 50 डिग्री में है, और ये 40 डिग्री में है। ठीक है, अब इनके बीच का अंतर कितना है? 40 डिग्री का। तो यहाँ पे फिर ये थोड़ी देर बाद कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। तो धीरे धीरे उष्मा हर बिंदु का तापमान बढ़ने लगेगा, और जब दोनों के ताप का अंतर नियत हो जाएगा तो उष्मा प्रवाह की दर क्या हो जाएगी? नियत हो जाएगी। या जब दोनों के बीच तापमान का अंतर बहुत कम हो जाएगा तो उष्मा के प्रवाह की दर क्या हो जाएगी? नियत हो जाएगी। इसको बोलते हैं स्थायी अवस्था, स्थायी साम्यावस्था, स्थायी साम्यावस्था। वापस समझिएगा इस बिंदु को, मैं समझा रहा हूं, सुनो मेरी बात। कि पहले तापमान इसका 100 डिग्री था, इसका 0 डिग्री था। हमें पता है तापमान का अंतर बहुत ज्यादा है। अगर तापमान का अंतर बहुत ज्यादा है तो उष्मा की प्रवाह की दर क्या होगी? बढ़ेगी। और उष्मा के प्रवाह की दर जितनी बढ़ेगी, सुनना मेरी बात, उष्मा के प्रवाह की दर बढ़ेगी तो तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जितना ज्यादा तापमान का अंतर होगा, जितना ज्यादा तापमान का अंतर होगा, प्रवाह की दर उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। धीरे 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 क्या हो जाएगा? तापमान, धीरे धीरे तापमान का अंतर क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। अब तापमान का अंतर कम होता जाएगा तो उष्मा के प्रवाह की दर क्या हो जाएगी? नियत हो जाएगी। समझो, वापस समझ लेना इसको ध्यान से। मैं फिर से एक बात कहना चाह रहा हूं, देखो ऐसा हुआ है, एकदम अच्छे से समझ लेना, कोई दिक्कत हो बोलना, एकदम अच्छे से समझ लेना। ठीक है, देखो ये 100 डिग्री पर है, ठीक है, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इस बिंदु और इस बिंदु के बीच क्या है? अब एक बिंदु और लेते, चलो एक बिंदु और लेते हैं, मान लो ये। अब बताओ इस बिंदु इस बिंदु के बीच क्या है? तापमान का अंतर बहुत ज्यादा है। जब तापमान का अंतर बहुत ज्यादा होगा ना तो उष्मा के प्रवाह की दर बहुत ज्यादा तेज होगी। जब तापमान का अंतर बहुत ज्यादा होगा तो उष्मा के प्रवाह की दर बहुत तेज होगी। तो धीरे धीरे यहां से उष्मा का प्रवाह होगा और बहुत तेज से होगा, बहुत तेज से होगा, बहुत तेज से होगा, तेज से होगा, तेज से होगा, इसका तापमान बढ़ेगा। अब तापमान बढ़ के कितना भी हो सकता है, मान लो इसका तापमान बढ़ के हो गया 30 डिग्री, और उस स्थिति में इसके तापमान बढ़ के हो गया 40। ठीक है, सीधी सी बात, इसका तापमान ज्यादा होगा, इसका तापमान कम होगा। फिर क्या होगा? अब देखो यहां तापमान का परिवर्तन 100 और 40, 60 का अंतर है, 60 का अंतर है। तो फिर क्या होगा? उष्मा के प्रवाह की दर चलती रहेगी। तो ये 40 से कितना हो गया? मान लो 60 हो गया, 60 हो गया, कितना हो गया? 60 हो गया। और ये 30 से कितना हो गया? 50 हो गया। अब देखो पहले तापमान का अंतर कितना था? 100 में 40, 60 का अंतर था। अब कितना अंतर हो गया? 40 का अंतर हो गया। फिर मान लो इसका तापमान और बढ़ा, ये 80 हो गया। तो देखो धीरे धीरे जो तापमान का जो अंतर है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तापमान का अंतर जितना ज्यादा कम होगा उष्मा के प्रवाह की दर धीरे धीरे क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक तापमान का अंतर ज्यादा होगा उष्मा के प्रवाह की दर तेज होगी। जैसे जैसे तापमान का अंतर घटता जाएगा उष्मा के प्रवाह की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसी स्थिति आएगी कि यहां पर उष्मा के प्रवाह की दर क्या हो जाएगी? लगभग नियत हो जाएगी। लगभग क्या हो जाएगी? नियत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब जैसे जैसे एक बिंदु के बाद तापमान का परिवर्तन जितना ज्यादा कम हो जाएगा उष्मा के प्रवाह की दर घटती जाएगी, घटती 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 एक निश्चित बिंदु को प्राप्त कर लेगी। उस स्थिति को हम बोलते हैं स्थायी साम्य अवस्था।
स्थायी साम्य अवस्था, ये थर्मल इक्विलिब्रियम या स्थायी साम्य अवस्था आप बोल सकते हो। इस स्थिति में उष्मा के प्रवाह की दर क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। क्या हो जाती है, उष्मा के प्रवाह की दर, उष्मा के प्रवाह की दर क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। यानी कि हर दो बिंदुओं के बीच, हर दो बिंदुओं के बीच उष्मा के प्रवाह की दर क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। और उससे क्या होगा, अगर उष्मा के प्रवाह की दर अगर नियत हो गई तो हर बिंदु का तापमान भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। ये बात याद रखनी पड़ेगी। इसका मतलब आपने क्या सीखा कि तापमान में अंतर जितना ज्यादा होगा उष्मा के प्रवाह की दर उतनी तेज होगी। जैसे जैसे तापमान का जो अंतर है कम होता जाएगा, उष्मा के प्रवाह की दर धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और धीरे धीरे कम होते होते एक निश्चित मान को प्राप्त कर लेगी। उसको बोलते हैं नियत मान। और जब उष्मा के प्रवाह की दर नियत हो जाएगी तो हर बिंदु का ताप भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। ये प्रैक्टिकल से निकाल के देखा गया था, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था और उस स्थिति को बोलते हैं अस्थायी साम्य अवस्था की स्थिति बोलते हैं। और ये जो dq अपॉन dt जब नियत हो जाता है तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, उष्मा के प्रवाह की दर, उष्मा के प्रवाह की दर। कब, साम्य अवस्था में उष्मा के प्रवाह की दर हर जगह क्या होती है, नियत होती है। तो इसको हम बोलते हैं, ये होता है dt बटा dx। x क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की, ये होता है dq बटा dx, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt बटा dx। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको लिखते हैं k और एक क्षेत्रफल आएगा dt बटा dx। सब का मतलब बताऊंगा मैं आपको। और इसको बोलते हैं उष्मा के प्रवाह की दर, h से लिखते हैं। k क्या होता है, k होता है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, तापीय चालकता। हर पदार्थ की तापीय चालकता का मान अलग होता है, इसको बोलते हैं तापीय चालकता। क्या बोलते हैं, तापीय चालकता। हर पदार्थ के लिए k का मान अलग अलग होता है। जिस पदार्थ के लिए k का मान ज्यादा होगा वहां उष्मा के प्रवाह की दर बहुत ज्यादा होगी। और अगर आप चाहते हो कि उष्मा के प्रवाह की दर नियत रहे तो k का मान हर पदार्थ का क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। अगर k का मान कम रहेगा तो साम्य अवस्था की स्थिति जल्दी मिलती है और k का मान ज्यादा रहने पर साम्य अवस्था की स्थिति थोड़े समय बाद मिलती है। इसे ही, इस फॉर्मूले को अगर आप याद रख लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन थर्मल कंडक्टिविटी के बहुत सारे क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहां पर देखो dq क्या है, उष्मा है, dt क्या है, समय है। ये क्या है, उष्मा, उष्मा, और dt क्या है, dt क्या है, समय है, dt समय है। k उष्मीय चालकता, अलग अलग पदार्थ के लिए उष्मीय चालकता का मान अलग अलग होता है। उष्मीय चालकता का मान अलग अलग होता है। dt का मतलब तापमान में परिवर्तन, तापमान परिवर्तन। x क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, x दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी, ये ध्यान रखना है। जैसे दूरी, जैसे ये दोनों के बीच की जो दूरी है उसको बोलेंगे x, इन दोनों के बीच की दूरी है वो बोलेंगे x। ठीक है, तो हमें ये बात आपको याद रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट बात अगर आपको समझ में आई है तो इसके ऊपर अभी क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन को लेके हम समझेंगे कि वापस मैंने क्या बात बोली, उसको अच्छे से समझते हैं। आइए देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है कि दो बिंदु है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी जैसे समझाया था। ठीक है, एक यहां से तापमान का यहां से तापमान चल रहा है और यहां आ रहा है। तो हमें पता है कि तापमान का अंतर बहुत ज्यादा है तो उष्मा की प्रवाह की दर बहुत ज्यादा होगी। अगर मैं कह देता हूं कि ये क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये कह देता हूं कि स्थायी साम्य अवस्था में है, स्थायी साम्य अवस्था है, इसका मतलब आपने क्या समझा। अगर मैं बोलूं स्थायी साम्य अवस्था है या स्थायी साम्य अवस्था है, अगर मैं आपको ये बात बोलूं, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, इसका मतलब ये समझना है कि जो dq बट्टे dt है वो क्या हो गया है, नियत। या मतलब यहां से यहां पर जो dq बट्टे dt है और यहां से यहां पर जो dq बट्टे dt है वो क्या हो रहा है, नियत हो रहा है। ठीक है, तो यहां से यहां का dq बट्टे dt और यहां से यहां का जो dq बट्टे dt है वो क्या है, नियत है। यानी कि उष्मा के प्रवाह की दर क्या हो गई है, नियत हो गई है। वो कब आता है, जब दो बिंदुओं के बीच का तापमान कम होता जाता है तो उष्मा के प्रवाह की दर क्या होती है, नियत हो जाती है। यानी कि इन दोनों बिंदुओं का, इस बिंदु का तापमान
हमेशा क्या रहने वाला है, अब समान रहने वाला है, क्योंकि उष्मा के प्रवाह की दर नियत हो रही है। इसका मतलब प्रत्येक बिंदु का तापमान क्या रहने वाला है, नियत रहने वाला है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां उष्मा के प्रवाह की दर नियत है, यानी कि इसका तापमान, यहां से यहां पर उष्मा के प्रवाह की दर नियत है, यहाँ की तापमान, ये तापमान हर जगह क्या रहने वाला है, अब समान होने वाला है। तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। और अगर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है तो इस बिंदु का तापमान ज्ञात करना है। फॉर्मूला एकदम आसान है। अभी हमने देखा कि उष्मा के प्रवाह की दर क्या रहने वाली है, नियत रहने वाली है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहां पर भी इसके अंदर, ए के अंदर और बी के अंदर उष्मा के प्रवाह की दर नियत है। तो डी क्यू बट्टा डी टी ए के अंदर और डी क्यू बट्टा डी टी बी के अंदर क्या रहने वाला है, बराबर रहने वाला है। यानी कि उष्मा के प्रवाह की दर क्या रहने वाली है, नियत रहने वाली है। और अगर जब नियत रहता है तो इस बिंदु का तापमान भी क्या रहेगा, समान रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है, एकदम याद रखनी, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो डी क्यू अपॉन डी टी का फॉर्मूला अभी हमने क्या लिखा, डी क्यू अपॉन डी टी का फॉर्मूला क्या लिखा, देखो तो के ए डी टी बटा डी एक्स, के ए डी टी बटा डी एक्स, के ए डी टी बटा डी एक्स, के ए क्या लिखा था, देखो तो के ए डी टी बटा डी एक्स, तो के ए डी टी बटा डी एक्स, ठीक है, के ए डी टी बटा डी एक्स, ठीक है। और यहां से भी ये फॉर्मूला देखे तो इधर भी क्या रहेगा, के ए डी टी बटा डी एक्स। अब इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, के, इसके के का मान कितना दे रखा है, इसके लिए बात कर रहा हूं, तो इसके के का मान कितना दे रखा है सर, 300, कितना दे रखा है 300। और ए, इस दोनों का एरिया नियत है, इसका जो क्षेत्रफल है और इस क्षेत्र का क्षेत्रफल है, दोनों ही क्या है, नियत है। तो मैं यहां पे रख सकता हूं ए, और dt क्या है, यहां तापमान 100 से कितना हो रहा है T, तो dt का मतलब 100 माइनस टी, 100 माइनस टी। और x क्या है, इनके बीच की दूरी, और ये x ये रही, जितनी दूरी यहां पर है उतनी ही दूरी यहां पर है। तो दूरियां भी क्या ले रखी है हमने, समान दे रखी है। तो ये लीजिए यहां पर लिख दिया x। यहां से फिर k का मान देखिए कितना है 200। क्षेत्रफल मैं पहले ही बोल चुका हूं दोनों का समान है, अलग अलग भी हो सकता है, पर अभी हमने क्या बोला है, समान है। dt का मतलब देखिए तापमान T माइनस 0, इसका मान ज्यादा होगा, इसका मान कम होगा, T माइनस 0 बटा x, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, हमें तापमान ही तो निकालना था, तो जरा चेक कर लेते हैं एक बार। x से x गया, a से a गया, ठीक है। तो यहां से क्या बच रहा है, देखो तो 300 गुणा 100 माइनस 300t बराबर 200t, ठीक है। तो यहां से देखा 300 गुणा 100 बराबर 500t, तो यहां t बराबर 300 गुणा 100 बटे 500, 100 × 5 = 31, यानी कि तापमान कितना हो गया 60 डिग्री। यानी कि जब उष्मा के प्रवाह की दर नियत हो जाएगी, उष्मा के प्रवाह की जब नियत हो जाएगी तो इसका तापमान क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, और वो तापमान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब स्थायी साम्य अवस्था आ जाती है, यानी कि उष्मा के प्रवाह की दर क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। और ऐसे क्वेश्चन तभी करने हैं। उम्मीद कर रहा हूं बात एकदम समझ में आ गई होगी। ए क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, और एक्स क्या है, इस बिंदु की और इस टी बिंदु के बीच की दूरी होती है। यहां से टी और इसके बीच की दूरी भी बराबर है, और यहां से इसके बीच की दूरी बराबर है। क्वेश्चन में दे रखा है, यहां लिखा हुआ नहीं है, पर क्वेश्चन के अंदर ये बात दे रखी है, आपको याद रखना है। अगर दूरियां बराबर नहीं होगी तो क्वेश्चन में लिखेगा कि दोनों की दूरियां बराबर नहीं है। क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा तो क्वेश्चन लिखेगा। अभी जो बातें बोली है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, डायरेक्ट तरीका निकालना सिखा चुका हूं कैसे करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आओ ये देखो, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अगर मैं कह देता हूं इस क्वेश्चन के लिए, ध्यान से देखो, अगर मैं कह देता हूं कि क्षेत्रफल नियत है ए, ठीक है सर, क्षेत्रफल नियत है, बिल्कुल सर, ठीक है, क्षेत्रफल नियत है। क्या करना है, क्या करना है, क्षेत्रफल नियत है। तो देखो क्षेत्रफल नियत है, और मैं कहता हूं कि अगर उष्मा के प्रवाह की दर नियत है, उष्मा के प्रवाह की दर नियत है, उष्मा के प्रवाह की दर नियत है, यानी कि dq बटा dt क्या है, प्रवाह की दर क्या है, उष्मा के प्रवाह की दर क्या है, नियत है। अगर उष्मा के प्रवाह की दर नियत है, इसका मतलब क्या है, dq बटा dt हर क्षेत्र के लिए क्या होगा, नियत होगा, ठीक है। यानी कि इसके लिए dq बटा dt, इसके लिए dq बटा dt, और इसके लिए dq बटा dt, हर जगह dq बटा dt क्या है, समान है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, dq बटा dt AB के लिए बराबर dq बटा dt BC के लिए बराबर dq बटा dt
सी ए के लिए बराबर है। और जब ये बराबर है इसका मतलब किसकी अवस्था है? स्थायी साम्य अवस्था की अवस्था है, संतुलन की अवस्था है। इस बिंदु का ताप, इस बिंदु का ताप, इस बिंदु का ताप, इस बिंदु का ताप हमेशा क्या रहने वाला है? नियत रहने वाला है, नियत रहने वाला है। ये तापमान परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो कैसे करना है? फॉर्मूला अभी सिखाया था, के ए डी टी बटा डी एक्स बराबर के ए डी टी बटा डी एक्स बराबर के ए डी टी बटा डी एक्स। सिखाया था? हाँ सर सिखाया था। के क्या होता है? के इसका के दे रखा है, कितना दे रखा है? ध्यान से देखो, इस बार देखो क्वेश्चन में के अलग आ गया, इसका के दे रखा है 2k। क्षेत्रफल सबका समान है तो ये लो, क्षेत्रफल अगर सबका समान है तो काट सकता हूं। dt तापमान में कितना है? 200 में से T1 गया, या θ1 कुछ भी लिखो एक बार, बटा दूरी, ये दूरी भी अगर मैं बोल देता हूं x है, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है? x है। और इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी मान ली मैंने? x मान ली। यानी कि दूरियां भी क्या मान ली मैंने? बराबर मान ली। तो अब तो काम और आसान हो गया। यहाँ का मान कितना है? 4k, और यहाँ का तापमान नहीं पता, ये लीजिए T1 माइनस T2। सिंपल सी बात है, इसका तापमान ज्यादा होगा, इसका तापमान कम होगा। ये T1 है और ये कितना है? T2 है। कुछ लोग θ1 और θ2 भी लिखते हैं, कुछ लोग θ1 और θ2 भी लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बराबर इसको सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। बराबर 18 डिग्री है तो T2 माइनस 18 डिग्री इंटू कितना है? 3k। अब देखो तीनों बराबर हैं, कहीं से भी दो इक्वेशन बना लो, कहीं से भी दो इक्वेशन बना लो और आंसर निकाल लो। मैं आपको कह देता हूं कहीं से भी दो इक्वेशन बना लो और आंसर निकाल लो। और मैं कहता हूं अगर ये आंसर ये आने वाले हैं, सॉरी ये आंसर अगर ये आने वाले हैं, ठीक है, ये आंसर ये आएंगे। कैसे आएंगे? देखो सीधी सी बात है, ये 200 डिग्री है, ये 18 डिग्री है, तो इसका तापमान आएगा 116 और इसका तापमान आएगा 74। ये आंसर है इसकी। कैसे निकालना है? किन्हीं भी दो इक्वेशन को बराबर कर लेना, किन्हीं भी दो इक्वेशन को बराबर करो। देखो पहले इस इक्वेशन को इसके साथ बराबर कर लो और फिर इस इक्वेशन को इसके साथ बराबर कर लो। भाई ये तीनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर हैं, चाहे आप इस इक्वेशन को इसके साथ बराबर कर लो और या इस इक्वेशन को इसके साथ बराबर कर लो या इस इक्वेशन को सीधा इसके साथ बराबर कर लो। तीन इक्वेशन की तरफ से अगर आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तो आपके आंसर आएंगे T1 बराबर 116 डिग्री और T2 बराबर 74 डिग्री। मैं आपके लिए ऐसा एक्सरसाइज छोड़ रहा हूं, आपको खुद को करके देखना है, कोशिश करनी है और आंसर निकालने की कोशिश करनी है। मैं इक्वेशन बना के कोशिश छोड़ देता हूं। देखो यहाँ पे क्या होगा? 200 200 400 के, पहली इक्वेशन बनेगी 400 के माइनस 2k T1 इज इक्वल टू, इसको देख सकते हो आप 3k T2, के उड़ा देता हूं एक बार, के उड़ा देता हूं ताकि के बार बार नहीं आएगा। के बराबर है तो 200 हो गया 400 माइनस 2T1 इज इक्वल टू, इसको इक्वेट करवा रहा हूं मैं, 3T2 माइनस 54। तो यहां से इसको ले आओ, 400 प्लस 54 इज इक्वल टू 3T2 प्लस 2T1। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बन गई? 454 इज इक्वल टू 2T1 प्लस 3T2। एक इक्वेशन बना ली T1 और T2 में, एक इक्वेशन बना ली T1 और T2 में, ठीक है। एक इक्वेशन और बना लो यहां से देखो इस इक्वेशन को देखता हूं, इसको और इसको देख रहा हूं, इसको और इसको देख रहा हूं, तो क्या बनेगा? 4T1 माइनस 4T2 इज इक्वल टू 3T2 माइनस 54। तो 3T2 को जब इधर लाऊंगा तो 4T1 माइनस 7T2 इज इक्वल टू माइनस का 54, ठीक है। माइनस कॉमन लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये दो इक्वेशन बना दी मैंने T1 और T2 में। जब यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। जब यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व करोगे, T1 और T2 की वैल्यू पुट करके देख लेना, या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं एकदम बात समझ में आ रही है किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर उष्मा के प्रवाह की दर नियत हो तो ये फॉर्मूला लगाइए और क्वेश्चन को कर डालिए। एकदम आसान तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर, ओके। एक क्वेश्चन और है, देखो इस बार देखो, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, और इस बार कह रखा है जो A1 है वो A2 का डबल है। A1 है जो A2 का डबल है, यानी कि A1 जो है A2 का कितना है? डबल है। ध्यान देना, A1 की वैल्यू 2A2 के बराबर है,
यानी कि ये 2A2 के बराबर है, ये ध्यान दीजिए। A1 का एरिया A2 का डबल है। क्लियर है? आइए अब देखो इनके लिए K1 और K2 की वैल्यू, X1 और X2 की वैल्यू अलग अलग है। यानी कि X1 की वैल्यू कितनी मान ली यहां से 15 सेंटीमीटर है और X2 की वैल्यू कितनी मान रखी है यहां से 10 सेंटीमीटर है। इस बार गेम खेलने में मजा आ जाएगा क्योंकि इस बार सब चीजें चेंज कर दी, X1 X2 भी चेंज कर दिया। तरीका वही है, यहां से यहां A से B और B से C, यानी कि dq बटे dt AB बराबर dq बटा dt बराबर BC। ठीक है, स्थायी संतुलन की अवस्था है, आसान नहीं से। और dq बटा dt को क्या लिखा है तो याद करो, KA dt बटा dx, यहां पर भी लिखेंगे KA dt बटा dx। सर क्या फर्क आया, यहाँ k का मान कितना है, k का मान K1 मान लेते हैं एक बार, एरिया का मान A1 मान लेते हैं A1, इंटू तापमान में परिवर्तन कितना हुआ 300 से T हुआ 300 माइनस T हुआ बटा x कितना लिखा है, x का मान भी दे रखा है तो x1 मान लेते हैं, इज इक्वल टू k का मान कितना दे रखा है, अलग मान दे रखा है K2, और a का मान कितना दे रखा है जरा देखिए, a का मान A2 दे रखा है यानी कि A2, और हमें पता है इन दोनों का रिलेशन। ठीक है, और D2 का मान कितना दे रखा है यहां से T माइनस 0 अपॉन x2। कुछ नहीं करना, मान रखिए, सोल्व कर लीजिए आंसर को। K1 का मान दे रखा है 50.2, ये लीजिए K1 का मान रख दिया 50.2। एरिया का मान कितना है 2A2 है, ये लीजिए 2A2 लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको क्या लिख दिया मैंने 300 माइनस T, ठीक है, और बटा x1 का मान कितना दे रखा है 15 बराबर K2 का मान कितना दे रखा है 385, ठीक है, और A2 का मान कितना दे रखा है, A2 का मान तो दे रखा है A2, ठीक है, T माइनस 0 बटा कितना दे रखा है 10, यहां से ये कट जाएगा। ठीक है, देखो एकदम आसान है, बस कितना आसान बना दिया, 50 इंटू ये मल्टीप्लाई में है 50 100.4 इंटू 300 माइनस T बटा 15 बराबर 385 इंटू T बटा 10। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और T का मान यहां से निकाल लीजिए, समीकरण सॉल्व कर लीजिए। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चालन की बात एकदम समझ में आ गई होगी, किस तरीके से उष्मा का स्थानांतरण होता है, और जैसे जैसे तापमान का अंतर कम होता है उष्मा के प्रवाह की दर क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होती जाती है, और लास्ट में वो एक नियत मान को पकड़ लेती है। और जब नियत मान होता है तो हर बिंदु का तापमान क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। इस बात को याद रखना है और फिर क्वेश्चन को हमने कर डालना है। आइए अगले टॉपिक की तरफ चढ़ते हैं, संवहन। संवहन क्या होता है, कन्वेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। अगर इसको देखना चाहते हो तो सामान्यतः ये जनरली लिक्विड के अंदर दिखाई दे देगा। क्या होता है, जनरली लिक्विड के अंदर ये दिखाई दे सकता है। इसके अंदर क्या होता है, संवहन के अंदर देखो, चालन के अंदर तो क्या हुआ था कि वो अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण किया और वस्तु अपनी जगह आ गई। यहां पर ऊर्जा व पदार्थ दोनों का स्थानांतरण होता है। क्या लिखना है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्या लिखना है यहाँ पर, ऊर्जा और पदार्थ दोनों का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा व पदार्थ दोनों का स्थानांतरण होता है। कैसे, देखो जैसे मान लो ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, ठीक है, और आपने यहाँ पे आग लगा दी। आग अच्छे, वो वाली आग नहीं, जिस आग से किसी का नुकसान हो वो वाला काम नहीं करना। आग कौन से लगानी है, हमें पानी को गर्म करने के लिए। अब जरा सोचो कि जब आप पानी को गर्म करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले कौन सी सतह गर्म होगी, सबसे पहले कौन सा पानी गर्म होगा, ये वाला गर्म होगा। और जैसे ही पानी को गर्म करोगे तो उसके आयतन का काम मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि पानी में गर्म करने से प्रसार होगा। गर्म करने से क्या होगा, प्रसार होगा। जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व का, हम जानते हैं घनत्व द्रव्यमान बट्टा आयतन, और जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व का मान क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब जब घनत्व कम हो जाएगा इसका मतलब वस्तु क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। मतलब ये वाला पानी क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और जब ये वाला पानी हल्का हो जाएगा तो ये वाला पानी कहाँ जाएगा, ये वाला पानी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखो पानी कहाँ जा रहा है, ऊपर। पानी खुद भी जा रहा है, साथ में अपनी ऊर्जा को भी ले जा रहा है।
पानी खुद भी जा रहा है, साथ में अपनी ऊर्जा को भी ले जा रहा है। सुनो मेरी बात, पानी खुद भी जा रहा है और ऊर्जा को भी ले जा रहा है, यानी ऊर्जा व पदार्थ दोनों का स्थानांतरण होता है। समझ रहे हो, ऊर्जा व पदार्थ दोनों का स्थानांतरण होता है। पानी हल्का हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब जो यहाँ का पानी जो ठंडा है, यहाँ का पानी जो ठंडा है वो कहाँ आ जाएगा, वो भारी होने के कारण ठंडे पानी का घनत्व ज्यादा होता है, वो भारी होने के कारण कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से यहां से देख पानी जाएगा वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो, इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, इस तरीके से वापस क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ऊर्जा व पदार्थ दोनों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। समझ पा रहे हो, ऊर्जा और पदार्थ दोनों का क्या हो पा रहा है, स्थानांतरण हो रहा है जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है। उसके अंदर केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता था, पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। समझ में आई है बात, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से यह संवहन होता है। संवहन दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल प्राकृतिक और एक फोर्स्ड। संवहन दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, प्राकृतिक संवहन और दूसरा होता है फोर्स्ड, यानी कि प्रणोदित 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 संवहन। प्रणोदित संवहन, प्राकृतिक संवहन में क्या होता है, ये घनत्व के अंतर के कारण, ये जो संवहन देख रहे हैं ये घनत्व के अंतर के कारण हो रहा है ना, कि पानी का घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, भारी गर्म होने के कारण घनत्व कम हुआ तो हल्का हुआ, ऊपर चला गया, और ऊपर वाला पानी ठंडा था, भारी होने के कारण कहां नहीं आ गया, नीचे आ गया। तो ये जो प्राकृतिक संवहन क्यों आता है, घनत्व के अंतर के कारण होता है। प्रणोदित कंपन, प्रणोदित संवहन क्या होता है, जब हम जबरदस्ती करवाते हैं। जैसे हमें जानते हैं कि हमारे रूम के अंदर तापमान कम है, ठीक है, हमारे रूम का अंदर तापमान मान लो हम समझते 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बाहर का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हम अपने तापमान को और क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो मान लो इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहते हैं। यानी कि इस स्थिति में हम, अब देखो घनत्व यहाँ पे देखो, हम हवा को क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। ठंडी हवा का घनत्व ज्यादा होता है और गर्म हवा घनत्व कम होता है, लेकिन हमें इसको कम करना है तो हम अपने आप ये नहीं होगा, ये अपने आप नहीं होगा, क्योंकि बाहर का तापमान क्या है, ज्यादा है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती इसको क्या करना पड़ेगा, बाहर भेजना पड़ेगा। जबरदस्ती इसको बाहर भेजना पड़ेगा। क्यों भेजना पड़ेगा, किस लिए भेजना पड़ेगा, क्योंकि रूम को ठंडा करना है, जबरदस्ती बाहर भेजना पड़ेगा। और अगर जबरदस्ती बाहर भेजना है तो हमें इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ब्लोअर की, या हम कह सकते हैं किसकी जरूरत पड़ती है, ब्लोअर की, या हम जो कहते हैं कंप्रेसर। हमारे जो एसी में जो कंप्रेसर लगा होता है वो क्या कर रहा है, वो जो संवहन कर रहा है वो प्रणोदित संवहन कर रहा है। कौन सा संवहन कर रहा है, प्रणोदित संवहन कर रहा है। देखो अंदर में भी हवा गर्म है, बाहर की हवा गर्म है, लेकिन अंदर की हवा का घनत्व बढ़ाना है, तो इसको इस घनत्व से यहां भेजना है। इसका ये ज्यादा गर्म है तो इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व ज्यादा है, इसको यहां से यहां भेजना है, तो ये अपने आप नहीं जाएगी, हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्रेसर की हेल्प से इसको बाहर भेजना पड़ेगा। इस तरीके का जो संवहन होता है वो कौन सा संवहन कहलाता है, प्रणोदित संवहन कहलाता है। कौन सा संवहन कहलाता है, प्रणोदित संवहन कहलाता है। उम्मीद कर रहा हूं बात एकदम समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। संवहन का मतलब कैसा हुआ, आप केवल इतनी बात याद रखिएगा कि ऊर्जा व पदार्थ दोनों का स्थानांतरण होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तीसरा होता है विकिरण। जिसको नाम देते हैं हम रेडिएशन का। सर विकिरण, जिसको नाम देते हैं हम रेडिएशन का, ये सर क्या होता है, कैसे होता है, देखेंगे। देखो विकिरण का मतलब जो किरणें आती है, जो सूर्य से किरणें आ रही है वो क्या है, किसका उदाहरण है, सूर्य से किरणें आती है वो किसका उदाहरण है, विकिरण का उदाहरण है। इसके अंदर जो ऊर्जा आती है वो सीधे स्रोत से जिसको आवश्यक होती है, मान लो स्रोत से मुझे जरूरत है तो सीधे उस वस्तु को मिलती है, बीच में माध्यम को कोई ऊर्जा नहीं मिलती। अभी तक हमने देखा था कि जब पैन को गर्म किया तो पूरा पैन गर्म हुआ था, यहां से यहां ऊर्जा भेजनी थी, हर बिंदु क्या हुआ था, गर्म हुआ था।
लेकिन विकिरण के अंदर क्या हो रहा है, ऊर्जा यहां से भेजनी है इस बिंदु पर, तो बाकी बिंदुओं पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, बाकी बिंदुओं पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। ऊर्जा सीधी विकिरण के रूप में यहां पहुंच जाएगी। माध्यम में कोई तरह का यहां माध्यम में कोई भी तरह की हीटिंग नहीं होगी, माध्यम किसी तरह का गर्म नहीं होगा। जैसे सूर्य से किरणें आती है तो बीच में बहुत माध्यम होता है, निर्वात भी होता है, लेकिन माध्यम कभी गर्म नहीं होता। सूर्य की किरणें सीधे किसको दी जाती है, वस्तु को। जैसे पृथ्वी पे भेजती, सीधी पृथ्वी पे भेजी, बीच का माध्यम गर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सामान्यतः वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, तो निर्वात में कोई तरह का माध्यम नहीं होता है। फिर भी सीधी की सीधी किरणें कहां आ गई है, धरती की सतह पे आ गई है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा कि इनके विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बाकी दोनों में माध्यम की आवश्यकता होती है। किसके अंदर, चालन और संवहन की अगर बात करूं तो चालन और संवहन दोनों में क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, ये याद रखना है। पर विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बिना माध्यम के ही सीधी की सीधी ऊष्मा का स्थानांतरण कर दिया जाता है। जैसे सूर्य से हमें जो ऊष्मा मिलती है वो किस रूप में मिलती है, विकिरण के रूप में मिलती है। हम किसी हीटर के सामने खड़े हो जाते हैं तो माध्यम को बिना गर्म किए ये सीधी ऊष्मा हमें कहां दे देती है, हमारे बॉडी को दे देती है, और हम क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। बीच का माध्यम हो चाहे नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऊष्मा सीधी हमें मिल जाती है। ये जो ऊष्मा होती है ये होती है विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में आती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में आती है। और ये विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है, इसको हम डिटेल में क्लास 12th में पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, उसके रूप में पढ़ेंगे। ये वो तरंगे होती है जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरीके से 3 महत्वपूर्ण भाग हैं ऊर्जा का स्थानांतरण करने के महत्वपूर्ण तरीके हैं, चालन, संवहन और विकिरण। अगर आप इसको पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कोई पॉइंट आने वाला है। मैंने सारे के सारे पॉइंट को कवर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। क्लास को मैं यहीं कंक्लूड करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।